हेडिंग डालिए ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स इन अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या होता है? तो क्या आइडिया है बेसिक आपको ऑक्सो एसिड से अल्कलाइन अर्थ मेटल में? क्या बेसिक आइडिया आ रहा है? इसमें रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होंगे। नहीं नहीं, एसिड तो वही होता है जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है इसके अंदर कि आप यहाँ पे ग्रुप 2 को लेकर आ गए। अब ग्रुप टू को लेकर आए तो ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट्स भी अलग अलग होंगे। जैसे कोई एग्जांपल ट्राई करो, एस ब्लॉक के ऑक्सो एसिड का नाम ट्राई करो, जल्दी बोलो, कोई ट्राई करो ऑक्सो एसिड का नाम। क्या ये ऑक्सो एसिड फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ पहले। तो सबसे पहली बात तो यही बताओ मुझे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विल फॉर्म एनी ऑक्सो एसिड, हाँ या ना? यस दे विल। कैसे बनाएंगे ये बताओ, चलो फिर। यस दे विल, तो ट्राई करो कोई एक आधा ऑक्सो एसिड अल्कलाइन अर्थ मेटल का। बिना ट्राई किए आएगा नहीं, ये ध्यान रखना। और आप सोचो कि हर चीज बताई जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। बताओ। भैया थोड़ी सी हिंट दे दो। अरे कार्बोनेट भूल गए? अरे हाँ, CaCO3। MgCO3, CaCO3, ये सब क्या है? आपके ऑक्सो एसिड ही तो हैं, क्यों? जल्दी यस बोलो। भैया। तो इसके अंदर आप लिखो जरा सा भी लो, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, पहले लिखो कार्बोनेट। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड में लिखिए पहली हेडिंग कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स are the oxo acid of group 2. They are soluble in water, sorry, insoluble. They are insoluble in water. And their solubility mainly decreases because of increase in atomic number of metal ions, because of increase in atomic number of metal ions। मतलब जैसे जैसे आपके मेटल आयंस का एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपके कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी लगातार कम होती चली जाएगी। अच्छा, एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या ऑक्सो एसिड्स थर्मली स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? आर दे थर्मली स्टेबल और अनस्टेबल? कैसे पहचाना आपने? बताइए। अगर मैं CaCO3 ले रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? मैंने क्या लिया? CaCO3, हाँ या ना? भैया यू वर नॉट ऑडिबल, अब प्लीज आवाज आ कैन रही यू? है? अब आवाज आ रही है? मैंने CaCO3 लिया और CaCO3 को हीट किया। हीट करते क्या बनती है? पहली चीज 10 से पढ़ते आ रहे हो ये बात तो। CaO plus CO2। तो बताओ हीट करते ही ये टूटा या नहीं टूटा? यस सर। यस सर। इट मींस इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। पॉसिबल। हाँ सर। इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गए टू हीट, हाँ या ना? यस सर। लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए इसमें। दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग, दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग and hence becomes unstable। ठीक है। अब आइए जरा नेक्स्ट सेकंड ऑक्सो एसिड पे हेडिंग डालिए सल्फेट्स। नेक्स्ट क्या है? सल्फेट्स। एग्जांपल देने की जरूरत है? नो भैया। क्या होते हैं एग्जांपल बताओ जरा सल्फेट्स का एग्जांपल अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में। MgSO4। वेरी गुड, MgSO4 लिखिए सभी लोग। MgSO4, BeSO4, these are MgSO4,
BeSO4। ये जो सल्फेट्स होते हैं ना, दे आर, लिख लीजिए, दे आर sparingly soluble. What is sparingly soluble? जब बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। सॉरी, स्पेरिंगली नहीं, वर्ड आएगा रेडिली। रेडिली लिखो, रेडिली सॉल्युबल। स्पेरिंगली तो कम होता है, ये जल्दी जल्दी घुलते हैं। दे आर रेडिली सॉल्युबल। हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए दे आर रेडिली सॉल्युबल। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दे देना। आपको कल सिखाया था मैंने ये क्वेश्चन कि कोई भी चीज सॉल्युबल होती है, डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है? जल्दी बोलो। पहले तो ये बताओ, MgSO4 या फिर BeSO4 जो हम बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड का नेचर कैसा है? आयनिक है, क्या नेचर है इसका? अगर तोड़ेंगे MgSO4 तो क्या बनेगा? MgSO4 टूटे क्या बनेगा? जल्दी बताओ, टूटने 2 में। plus SO4 2 minus वेरी गुड, SO4 2 माइनस। सिमिलरली अगर आप BeSO4 को तोड़ोगे तो क्या बनाएगा? Be2 plus प्लस SO4 2 SO4। minus। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। यानी कि आयंस तो बन रहे हैं हमारे, और इन आयंस का साइज, खासकर इनका साइज कैसा है? छोटा है, बड़ा है? जल्दी बोलो। Be2 plus Mg2 plus का साइज कैसा है? छोटा। छोटा साइज है। छोटा साइज होने से कौन सी एंथैल्पी बढ़ती है? कल सिखाया था, परसों भी सिखाया था, उससे पहले क्लास में। लैटिस लेटिस नहीं, लैटिस एंथैल्पी, ये पानी में घोल रहे हैं ना, पानी में घोलते कौन सी एंथैल्पी की बात हो रही है? हाइड्रेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन आप एंथैल्पी। बोलेंगे Mg2 प्लस और Be2 प्लस। लिखिए, इसमें लिख लो, आप लोगों को बोलता हूँ, Mg2 प्लस एंड Be2 प्लस exerted greater hydration enthalpy which overcome, कौन सी एंथैल्पी को ओवरकम कर जाएगा ये? हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी गुड। The hydration enthalpy overcomes the lattice enthalpy। आया ना? अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी कम है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। होगा। होगा। यस सर। और जितना साइज छोटा होता है उतनी क्या बढ़ जाती है दीपांशु? जितना आपके कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन का साइज छोटा होगा, उसकी कौन सी एंथैल्पी बढ़ती है बेटा? दीपांशु, यस सर। जितना साइज छोटा होता है कैटायन का, उतनी कौन सी एंथैल्पी बढ़ती है पानी में जाने पे? बेटा ये तो स्टार्टिंग क्लास में सिखाया था। हाइड्रेशन एंथैल्पी याद रखना। किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी डिसाइड करती है दो चीजों पे। अगर तो वो आयनिक कंपाउंड है, फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं उनके लिए खासकर, कि जब भी हम किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं और कंपाउंड आयनिक है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सी एंथैल्पी चाहिए होती है? लैटिस एंथैल्पी चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, आपने इसे पानी में डाला तो पानी के साथ कौन सी एंथैल्पी फॉर्म करता है? ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, वाटर में ये सॉल्युबल है या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है कि पानी में डालने के बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है, इक्वल है या कम है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, तो सॉल्युबिलिटी होगी, याद रखना। और अगर मैं कह रहा हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी कम रह गई, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो गई, तो ध्यान रखना सॉल्युबल नहीं होगा, नॉन सॉल्युबल रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। इस बात को हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे, सेम रीजन को, ये हर जगह यूज होगा आपका। तो बताइए, मैं कह रहा हूँ BeSO4 MgSO4 सॉल्युबल है, आंसर लिखकर आ जाओगे? क्या लिखकर आओगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी। that is why they are soluble in water। नेक्स्ट डालिए हेडिंग नाइट्रेट्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नाइट्रेट। ओके, इसमें लिखिए बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट is found as crystals and the tendency of group 2 metal
टू फॉर्म हाइड्रेट, मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी, टू फॉर्म हाइड्रेट्स डिक्रीजेस। आप जानते हो कब होती है पानी के तरफ अट्रैक्ट होने की चांसेस ज्यादा और कब होते हैं कम? पानी की सर तरफ। जब साइज छोटा हो तब ज्यादा होंगे और साइज बड़ा हो तब कम होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो मैं बोल रहा हूं द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रेट डिक्रीजेस, कब डिक्रीज होगा? साइज बड़ा होगा। डाउन वेरी द गुड, ग्रुप। वेरी गुड। लिखो डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग साइज, डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग साइज। समझ आ रही बात सभी बच्चों को? ऑल द स्टूडेंट, इट इज क्लियर और नॉट? प्लीज रेज योर हैंड। सर हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है जितना जितना साइज बढ़ता है। वासु क्लियर है? विदुषी, नितिन, नमन, लविशा, राम्या, आदित्य? यस सर। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात कर रहे हैं इस तरीके से कि कब साइज डिक्रीज होगा और कब साइज इंक्रीज होगा, इसी के ऊपर डिसाइड होता है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, क्या ये हीट करने पे डिकम्पोज होगा या नहीं होगा? मैंने आपको बताया था कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज तब होता है हीट करने पे अगर उसके अंदर कोई गैस छुपी हुई हो। हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैं कह रहा हूं मेटल नाइट्रेट, तो फॉर्मूला हो गया MnO3 का होल ट्वाइस। इसको मैं हीट कर रहा हूं, बताओ कौन कौन सी आपको कंपाउंड दिख रहे हैं छुपे हुए इसके अंदर? क्विकली ट्राई करो एक बार, क्या क्या कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर छुपे हुए? एक तो MnO, अरे मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। हाँ या ना? यस सर। मेटल ऑक्साइड यस कौन सर। सी गैस निकलेगी बाहर? ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन। निकलेगी। NO2 निकलती है बेटा, मेटल ऑक्साइड, NO2 और साथ में O2। चेक कर लो ये बैलेंस है या नहीं, जल्दी चेक कीजिए। नहीं है अभी बैलेंस। बैलेंस कर दिया? जल्दी बताइए, बैलेंस कर पाए या नहीं? अरे 2 लगा दो इसके आगे, तो यहाँ पे 2MO हो गया। बताओ N कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर 4NO2 लगा दो जरा। कितने हो गए ये टोटल? गिनो जरा एक बार, जल्दी गिनो जरा, बैलेंस है या नहीं? अरे अब तो हो गई बैलेंस। बैलेंस। यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बताओ ये थर्मली स्टेबल है या अनस्टेबल है? इज इट थर्मली स्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल है, अनस्टेबल। क्योंकि ये हीट करते ही डिकम्पोज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को? यस नमन, सर। इज इट क्लियर? नमन, राम्या, रोशनी, यस सर। वासु, यस क्लियर है? भैया। ठीक है, चलिए आगे आइए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जरा। इसके बाद अब आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो पूछता है व्हाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स एंड सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी भी सिखाया मैंने आप लोगों को, डाउन द ग्रुप आते आते क्यों सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है अल्कलाइन? साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? क्या चीज घट रही है ये बताओ, जल्दी बोलो, क्या चीज घट रही है ये बताओ? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी घट रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? और लैटिस एंथैल्पी के साथ साथ हम क्या लिखेंगे? लैटिस एंथैल्पी घट रही है, इसका मतलब क्या है? हाइड्रेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। हाइड्रेशन। डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रेशन, अगर मैं कह रहा हूँ कम सॉल्युबल है, solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfates in water decreases down the group कह रहा हूं मैं। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली कम हो रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो लैटिस एंथैल्पी तो लगभग वैसी की वैसी ही है, लेकिन क्या चीज कम होती चली गई? हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती चली गई, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम नहीं कर पाई किसको? लैटिस एंथैल्पी को, इसीलिए वो सॉल्युबिलिटी लगातार कम होती चली गई। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस भैया। अच्छा, Yes, लेकिन sir. Yes, लेकिन एक नोट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट, इनकी तो सॉल्युबिलिटी लगातार नीचे आते तो कम हो रही है,
लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की पानी में डालने पे सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की बढ़ जाती है। इसका आंसर लिखो, क्वेश्चन लिख लो पहले, या नोट करके लिख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, solubility of alkaline earth metal hydroxides in water, solubility of alkaline earth metal hydroxides in water increases down the group. This is because the cationic radii will affect the lattice enthalpy. As lattice enthalpy decreases, more, then hydration enthalpy the solubility increases. क्या कहना चाह रहा है, समझ आया आप लोगों को? ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बात कर रहे हो मेटल हाइड्रोक्साइड की, जैसे BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Be2 प्लस 2OH माइनस, यहाँ तोड़ेंगे तो Mg2 प्लस 2OH माइनस, यहाँ तोड़ेंगे तो Ca2 प्लस 2OH माइनस। देखा जाए तो एनायन का साइज तो फिक्स है, एनायन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, आ रहा है क्या कोई चेंज एनायन में? नो सर। एनायन का साइज तो कांस्टेंट है, यानी किसका साइज लगातार बढ़ रहा है? इस कैटायन का साइज लगातार बढ़ रहा है, और कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कैटायन और एनायन के साइज में वेरिएशन आने लग गई। वेरिएशन आ रही है, नहीं आ रही है? एक ये दोनों कंपेरेबल साइज के थे, ये कंपेरेबल साइज का है, अब साइज बड़ा छोटा होना शुरू हो गया, इससे आगे जब करूंगा तो और छोटा बड़ा साइज हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। तो लगातार जब साइज में वेरिएशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। लैटिस अच्छा बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड, जब साइज कैसा हो, कंपेरेबल हो, हाँ या ना? अगर आप साइज में वेरिएशन आनी शुरू हो गई तो आप मुझे बताइए लैटिस एंथैल्पी यानी कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें वेरिएशन आएगी, हाँ या ना? यस सर। अगर उसमें वेरिएशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड टूटना डाउन द ग्रुप आते आते अब इजी हो जाएगा हमारे लिए। जल्दी बोलो, हाँ या ना? डाउन द ग्रुप आते आते बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अगर बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो रही है लगातार? लैटिस एंथैल्पी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और हाइड्रेशन एंथैल्पी कांस्टेंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब कम तो हो रही है वो भी, ऐसा नहीं कि कम नहीं हो रही, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो डिक्रीज है वो फिर भी कंपैरेटिवली इस लैटिस एंथैल्पी के डिक्रीज से ज्यादा है, मतलब इन द सेंस कि इसका डिक्रीज करने के बाद भी हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेटिंग है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाइड्रेशन एंथैल्पी अभी भी डोमिनेटिंग है किसके ऊपर? लैटिस एंथैल्पी के ऊपर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखो जैसे समझ लो एक आदमी का नुकसान, ए आदमी है और एक बी आदमी है, ए आदमी के पास 100 रुपए है, बी आदमी के पास 100 रुपए है, ये लगातार हर बार 20 रुपए का लॉस कर रहा है, 20 रुपए का लॉस कर रहा है, और ये हर बार 10 रुपए का लॉस कर रहा है। लॉस दोनों का हो रहा है, लेकिन ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? बी का। बी। आप समझ लो बी की लैटिस एंथैल्पी में जो लॉस है ना वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, लेकिन ए की हाइड्रेशन एंथैल्पी में लॉस जो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। एट दी एंड अगर मैं इनको बोलूं कि 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद दोनों का लॉस चेक करना है, यहां तक पहुंचे, बताओ किसका लॉस ज्यादा हो चुका है? बी का। तो बताओ कौन अभी भी डोमिनेटिंग है? ए। रोशनी बात समझ आ रही है? यस भैया। सेम कंसेप्ट यहां फॉलो होगा
कि ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन the lattice enthalpy is decreasing and the rate of decrease of lattice enthalpy is much higher than that of hydration enthalpy. हालांकि दोनों कम हो रही हैं, लेकिन in comparison to each other hydration enthalpy अभी भी ज्यादा है in comparison to lattice enthalpy. क्या मेरी बात क्लियर है बेटे? यस भैया। अब समझ यस सर। चलिए आगे लिखिए, अगर ये समझ आ गया तो आंसर लिख लिया सभी लोगों ने उसका। अब डालिए नेक्स्ट हेडिंग, क्वेश्चन फॉर्म में लिखना, what are the reason behind what are the reason behind what are the reason behind anomalous what are the reason behind anomalous properties of beryllium? ये वही है जैसे लिथियम का था, याद है किसी को? what was the reason behind anomalous behavior of lithium? क्या आंसर था उसका, बोलिए। Small size. Small size. वेरी गुड। और एक चीज और लिखवाई थी मैंने उसमें भी, जल्दी बोलो। भैया हाई पोलराइजिंग पावर। ओके, लिखो जरा इसका रीजन लिखिए। रीजन लिख लो बच्चों। The major reason behind anomalous behavior of beryllium is first it has exceptionally small size. It has exceptionally small size. Second, it has high ionization enthalpy. It has high ionization enthalpy. Which allow it to form covalent compounds, Next point, because of small size it gets hydrolyzed easily. Because of small size it gets hydrolyzed easily. Next point, beryllium does not have d orbital. Beryllium does not have d orbital. Sorry भैया, could you repeat? Beryllium does not have d orbital. अगर d orbital नहीं होगा तो क्या नहीं शो करेगा, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। Hence, आगे लिख लो, hence cannot show variable oxidation state. Variable oxidation state. भैया, I have a confusion or doubt. बोलो। You said that because of the small size of beryllium, it gets hydrolyzed easily. Yes. So is it also in the case of lithium? लिथियम की तो और क्या होती है बहुत जल्दी, Li क्या फॉर्म करता है सबसे जल्दी, पानी को नहीं अट्रैक्ट करता, LiCl.2H2O फॉर्म नहीं करता। और भैया हाई पोलराइजिंग पावर चार्जेस डेवलप करना, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस? आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी है और पोलराइजेशन पावर होता है चार्ज का डेवलप करना। आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है पोलराइज करने के लिए। अगर आपके पास आप अगर हाई आयनाइजेशन की बात करो, मतलब आपको चार्ज डेवलप करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल के चार्ज डेवलप करोगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करके चार्ज डेवलप करोगे?
अगर आप मेटल हो तो ऑब्वियसली बात है चार्ज लूज करोगे, और चार्ज लूज करोगे तो आपके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका पोलराइज्ड वैल्यू होती है, यानी कि आपका पोल क्या है, पॉजिटिव पोल है या नेगेटिव पोल है। तो किस मेटल ने कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज किया, या किस मेटल ने कितनी आसानी से, इतनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो उसकी पोलराइजिंग पावर को डिसाइड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. ma'am. ठीक है, अब आगे सुनिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप एंड डू बेरिलियम आल्सो शो डायगोनल रिलेशनशिप, एंड डू बेरिलियम आल्सो शोज डायगोनल रिलेशनशिप। आंसर लिखिएगा इसका। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, it is the property of elements, it is the property of elements present in, elements present in second period, second period showing relationship, showing relationship with the elements, showing relationship with the elements placed diagonally, placed diagonally in third period, placed diagonally in third period। आगे लिखिएगा बेरिलियम डू शो डायगोनल रिलेशनशिप with aluminium, it is because their charge upon radius ratio is nearly same, their charge upon radius ratio is nearly same। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, चार्ज अपॉन रेडियस की जो बात की जा रही है वो ये शो कर रही है कि आपके पास एक है B2+ और आपके पास है Al3+, इसका चार्ज कितना है +2, इसका कितना चार्ज है +3, इसके ऊपर जो इसका जो रेडियस होता है B2+ का लगभग 30 पिकोमीटर होता है, ठीक है, और इसका जो रेडियस होता है Al3+ का वो नियरली 45 पिकोमीटर होता है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है 1/15, और ये भी कितना आता है नियरली 1/15। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। यस सर। तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा। ये तो मैंने खाली एक रफ वैल्यू लिखी है, एग्जैक्ट 45 पिकोमीटर नहीं होता है इसका, 44 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है इसकी। ओके सर। Am I clear to all? Yes, sir. यस सर। आगे सुनिए। तो दिस इज द मेजर रीजन कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। और इसके आगे की बात सुन लो, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, सिमिलैरिटीज, सम सिमिलैरिटीज लिख लो, नोट लिखो नोट में, सम सिमिलैरिटी, सम सिमिलैरिटी
some similarity, like both of them form oxide layer. Both of them, क्या लिखा आप लोगों ने? Some Both of similarity, them like form oxide layer. Both of them form oxide with acids. ये इसमें गलत जा रहा है. एसिड से अटैक नहीं होता उसके ऊपर. इसमें बिकॉज दे आर, इसमें क्या लिखा, लाइन काट दो बेटा वाली, तो दोबारा लिखो. बोथ ऑफ देम फॉर्म ऑक्साइड्स, हेंस दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स. ऐसे करना है इसको. बोथ ऑफ देम फॉर्म ऑक्साइड्स, हेंस दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स. समझ आ रही है बात? मतलब जैसे ही इन मेटल को हम एक्सपोज करते हैं तो ये बहुत जल्दी क्या फॉर्म कर लेते हैं, ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेते हैं. और इस ऑक्साइड लेयर पे मेटल का असर, एसिड का असर नहीं होता. एसिड इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. सेकंड पॉइंट लिखो. बोथ ऑफ देम फॉर्म क्लोरो ब्रिज स्ट्रक्चर्स. क्या लिखा? बोथ ऑफ देम फॉर्म, बच्चों क्या कंपाउंड लिखा? क्लोरो ब्रिज ब्रिज कंपाउंड. क्लोरो ब्रिज कंपाउंड या सब्सटेंस. ठीक है. बोथ ऑफ देम, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ ऑफ देम dissolve in alkali. Both of them dissolve in alkali when they are in their hydroxide form. When they are in their hydroxide form, यानी कि जब वो अपनी हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होते हैं वो बहुत जल्दी आसानी से कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करने के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं. बात समझ आ गई? सारे पॉइंट्स क्लियर है सभी को? Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट दी एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स. इसके भी नहीं है. इसमें एक लास्ट टॉपिक और लिख लो. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. देखो, Mg is used as an anti-acid. वो तो है ही, वो तो बेसिक यूज, बायोलॉजिकल यूज बात कर रहे हैं. बायोलॉजिकल यूज लिखो इसमें. द एंजाइम इन एटीपी, द एंजाइम इन एटीपी the enzyme in ATP works with enzyme in ATP works with, क्या works in कर दो, with काट दो, works in presence of calcium and magnesium. बल्कि स्पेसिफिकली मैग्नीशियम ज्यादा बेटर रहेगा. वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम करना, क्योंकि मैग्नीशियम को फैक्टर होता है उसके अंदर. वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. ठीक है. और आपने वो पढ़ा था क्लास 10th में, फोटोसिंथेसिस याद है सभी को? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होती है, ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. असल में क्लोरोफिल में जो पार्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वो मैग्नीशियम होता है. लिख लीजिए. इन द क्लोरोफिल
in the chlorophyll, it is the magnesium in the chlorophyll, it is the magnesium which absorbs sunlight. ओके, आगे लिखिए, इन प्लाज्मा the concentration of hormones is maintained with the help of कैल्शियम। यानी कैल्शियम जो होता है बेसिकली पता क्या होता है, जो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा को बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए हमें दो तरह के हार्मोन चाहिए होते हैं, एक होता है कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथायरॉइड। इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है वो मेंटेन कौन रखता है? दैट इज मेंटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो हमारी बॉडी को भी लगातार आपने पढ़ा होगा कि लगातार जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी की बोन डेंसिटी कम होती जाती है, और जब बोन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो बोन डेंसिटी में बेसिकली बोन्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। तो पर डे एक आदमी को लगभग 400 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है, चाहे वो दूध से लो या किसी और सब्सटेंस से लो, तो इतना कैल्शियम चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, हमारी जो बोन्स है वो धीरे धीरे वो वीक होनी शुरू हो जाती है। तो आप लिख लो एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर, नियरली अबाउट 350 to 400 milligram nearly about 350 to 400 milligram per day else bone density would decrease. This is all about S block बच्चों। S block खत्म होता है हमारा। आप ना होमवर्क सुन लो आप लोग, आप जब क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस के तो कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करोगे बता रहा हूं आप लोगों में। एनसीईआरटी है अभी आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपने नहीं करने। क्वेश्चन 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 भी कर, alkali cannot be obtained by chemical reduction method, 8th रहने देना, 9th करना है, 10th करना है, 11th करना है, 12th नहीं करना, 13th नहीं करना, 12 13 नहीं करना हमें। उसके बाद 15th करना है, 16th नहीं करना, 16th नहीं करना आप लोगों ने, 17th करना है और 18th नहीं करना, 19th करना है, 20th करना है और 21 यूजेस है, कर लेना, इसके यूजेस पढ़ लेना। नहीं रहने देना, कंपाउंड्स है ना, रहने देना, 21 रहने देना, 22 करना है, 23 करना है, 24 करना है, 25 करना है, 26 में कौन सा पार्ट नहीं करना आप लोगों ने? नहीं, तीनों पार्ट करना है 26 में। 27 में आप लोगों ने बी पार्ट नहीं करना, और 28 क्वेश्चन भी आपको करना है, 28 करना है, 29 क्वेश्चन भी आपको करना है, 30 करना है, 31 करना है, 32 करना है। मेरी बात समझ आ गई? कौन कौन सा नहीं करना? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर 14th क्वेश्चन करना है। 14th क्वेश्चन इज हाउ डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। हाँ ये करना है,
नहीं सोडियम कार्बोनेट है ना, नहीं नहीं ये नहीं करना, 14th रहने देना, सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है, Okay, sir. ठीक है।